पी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न में आपको पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? सुरकोटड़ा को, चन्हूदड़ों को, मोहनजोदड़ों को, लोथल को। तो किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ों को। का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने, कौटिल्य ने। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तीसरा नंबर है, महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? तो महाभारत के रचयिता है व्यास। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है? तो सिद्धार्थ जो है बुद्ध का मूल नाम है। इसके बाद है 5वां नंबर, क्या कह रहा है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह हुआ था। इसके बाद 7 नंबर है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो ये 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 9 नंबर है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। घा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ये 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। अब हम बात करेंगे खंड खा की, तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। 9 नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वैदिक धर्मों में यज्ञों और महाकर्म कांडों का महत्व बढ़ा, पुरोहित वर्ग प्रभावशाली हुआ और विष्णु शिव जैसे देवताओं की पूजा प्रमुख हो गई। इसके बाद 10 नंबर है, खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो खानकाह सूफी संतों के आश्रम या धार्मिक स्थल थे जहां भक्त आध्यात्मिक शिक्षा, सत्संग और भक्ति करते थे। ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र होते थे। इसके बाद है 11 नंबर, विजयनगर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थापित हुआ। यह कला, वास्तुकला और प्रशासन का केंद्र था। इसका प्रसिद्ध राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की प्रसिद्ध राजधानी कहाँ थी? हम्पी। इसके बाद में है 12 नंबर, क्या कह रहा है? अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था की 4 विशेषताएं निम्न है। पहला है, टोडरमल बंदोबस्त लागू हुआ। उपज का 1/3 राजस्व तय किया गया। फसल सर्वेक्षण और नकद या अनाज में कर वसूली शामिल थी। इसके बाद है 13 नंबर, काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ। कहाँ पे हुआ? काकोरी नामक स्थान पर। कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। इसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। इसके बाद है खंड गा, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहले है नगर नियोजन, इसमें लिखेंगे सुव्यवस्थित शहर, पक्की ईंटों के घर, सड़कों का ग्रिड पैटर्न। दूसरा है जल निकासी व्यवस्था, इसमें विकसित नालियां और कुएं। इसके बाद तीसरी हेडिंग है वाणिज्य और व्यापार, कृषि, शिल्पकला, मोहरों और वस्त्र निर्माण में उन्नति। फिर है धार्मिक जीवन, इसमें मातृ देवी और पशुपति शिव की पूजा। कृषि में गेहूं, जौ और कपास की खेती। लिपि में चित्रात्मक लिपि जो अभी तक अपठित है। और महत्वपूर्ण स्थल क्या थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल। इसके बाद में आगे लिख देंगे, यह सभ्यता उन्नति, शहरीकरण और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक थी। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में लिखिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्न है। पहला है अहिंसा, सभी जीवों के प्रति हिंसा ना करना। सत्य, सत्य बोलना और आचरण में ईमानदारी। अस्तेय, बिना अनुमति किसी की वस्तु ना लेना। इसके बाद है ब्रह्मचर्य,
इसमें लिखेंगे आत्म संयम और इच्छाओं पर नियंत्रण। अपरिग्रह, इसमें लिखेंगे संपत्ति और भौतिक वस्तुओं का त्याग। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। इसके बाद है निर्वाण का लक्ष्य, इसमें लिख देंगे आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त करना। आगे इसके लिखेंगे जैन धर्म आत्म संयम, करुणा और सरल जीवन पर आधारित है। इसके बाद 16 नंबर है सूफी संतों के मुख्य योगदानों का उल्लेख कीजिए। सूफी संतों का भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान था। पहला है धार्मिक सहिष्णुता। सूफी संतों ने विभिन्न धर्मों के बीच समन्वय स्थापित किया और ईश्वर की एकता पर जोर दिया। इसके बाद है सामाजिक समानता, इसमें लिखेंगे जाति और वर्ग भेद के विरुद्ध प्रचार किया, जिससे समाज में समानता की भावना विकसित हुई। भक्ति और प्रेम का संदेश, इन्होंने ईश्वर की भक्ति और मानवता के प्रति प्रेम को महत्वपूर्ण माना। स्थानीय भाषाओं का विकास, लोक भाषाओं में भजन और कविताओं के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश फैलाया। इसके बाद है 5वां हेडिंग खानकाह और दरगाह, ये धार्मिक और सामाजिक केंद्र बने। सूफियों ने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया और समाज में एकता को संदेश दिया। इसके बाद है राय और नायक कौन थे समझाइए। ठीक है, राय और नायक कौन थे समझाइए। राय और नायक दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक और सैन्य संरचना के महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे। राय के बारे में लिखेंगे विजयनगर का सम्राट को राय कहा जाता था। वह साम्राज्य का सर्वोच्च शासक होता था, जो प्रशासन, सैन्य संचालन और धार्मिक संरक्षक के रूप में कार्य करता था। नायक में लिखेंगे साम्राज्य के अधीनस्थ क्षेत्रीय शासक या सामंत होते थे। उन्हें साम्राज्य के विभिन्न भागों को देखरेख, कर संग्रह और सैन्य सेवा को उत्तरदायित्व दिया जाता था। इसके बाद आगे लिख देंगे नायक प्रणाली विजयनगर शासन की मजबूत सैन्य और प्रशासनिक संरचना का हिस्सा थी, जिसने साम्राज्य को संगठित और शक्तिशाली बनाया। इसके बाद है 18 नंबर, ये क्या कह रहा है संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। संथालों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसलिए विद्रोह किया क्योंकि भूमि पर कब्जा, ब्रिटिश सरकार ने उनकी ज़मीनों पर जबरन कब्जा कर लिया। ठीक है, भूख और गरीबी, सरकार ने राजस्व वसूली के लिए अत्यधिक कर प्रणाली लागू की, जिससे उनका जीवन कठिन हो गया। इसके बाद में अधिकारों का हनन, स्थानीय परंपराओं और धार्मिक आज़ादी पर दमन किया गया। शोषण में लिखेंगे ब्रिटिश और जमींदारों ने उन्हें शोषण का शिकार बनाया। स्वतंत्रता की मांग, उनकी आजीविका और स्वतंत्रता पर हमलों के खिलाफ उन्होंने संगठित प्रतिरोध किया। इसके बाद 19 नंबर है दांडी यात्रा पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए। तो दांडी यात्रा महत्वपूर्ण गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को शुरू की गई थी। यह ब्रिटिश नमक कानून के विरोध में आयोजित एक ऐतिहासिक आंदोलन था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में 240 मील की यात्रा की और दांडी के समुद्र तट पर जाकर खुद नमक बनाया। यह यात्रा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनी और भारतीय जनता को ब्रिटिश शोषण के खिलाफ एकजुट किया। दांडी यात्रा ने स्वतंत्रता संग्राम की नई गति दी और नमक कानून को तोड़ने के लिए व्यापक समर्थन प्राप्त किया। इसके बाद आगे लिखेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रत्येक उत्तर 10 अंक के लिए है और एक खंड घा है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था, जिसे उनकी उत्कृष्ट नगरीय योजना, उन्नत जल निकासी प्रणाली और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। पहली हेडिंग है नगरीय योजना। शहर को ग्रिड प्रणाली को बसाया गया था, जिसमें चौड़ी सड़कें और ईंटों से बने सुव्यवस्थित मकान थे। इसके बाद है महान स्नानागार। यह एक विशाल जलाशय था जिसमें धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। उन्नत जल निकासी प्रणाली, या पक्की नालियाँ और कुशल सीवरेज सिस्टम थे जो स्वच्छता और उन्नत जल प्रबंधन को दर्शाते हैं। अन्नागार, विशाल अन्न भंडार थे जो अनाज संग्रहण और व्यापार को दर्शाते हैं। फिर आगे लिखेंगे मूर्ति कला और मुद्राएं। यहाँ से नृत्य करती महिला की मूर्ति, पशुपति, मुहर और विभिन्न शिल्पकलाएं मिली हैं जो कला और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। ठीक है, फिर अथवा वाला देखते हैं क्योंकि 2 पूछता है आपको, 1 करना रहता है। तो अथवा में क्या पूछ रहा है मौर्यकालीन शासन प्रणाली का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 21 नंबर है बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो बुद्ध की शिक्षाएं, इसमें लिखेंगे गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के दुखों का समाधान खोजने के लिए ज्ञान प्राप्त किया और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से एक सरल, नैतिक और संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित हैं। 4 आर्य सत्य, इसमें लिखेंगे दुख में है जीवन में जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु सहित विभिन्न प्रकार के दुख का कारण, सभी दुखों का कारण इच्छा, लालसा है। दुख की निवृत्ति, यदि तृष्णा को समाप्त किया जाए तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके बाद है दुख से मुक्ति का मार्ग।
अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग यानी सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना, सम्यक संकल्प, अच्छे विचार रखना, सम्यक वाणी, सत्य और मधुर वचन बोलना, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करना, सम्यक आजीविका, सही तरीके से जीवन यापन करना। इसके आगे लिखेंगे सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना। सम्यक स्मृति, मन और विचारों पर नियंत्रण रखना। सम्यक समाधि, ध्यान और आत्मचिंतन द्वारा आत्मशुद्धि करना। इसके बाद है अथवा वाला, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर 22 नंबर है विजयनगर राज्य के चरमोत्कर्ष तथा पतन का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली हिंदू राज था जिसने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का चरमोत्कर्ष, तो इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे कृष्णदेवराय का शासन। यह साम्राज्य का स्वर्ण युग था। उन्होंने कई विजय अभियान चलाए और बीजापुर, गोलाकुंडा और ओडिशा पर प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद दूसरा है संगठन और प्रशासन। राज्य में एक संगठित प्रशासन, मजबूत सेना और कुशल राजस्व प्रणाली थी। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सांस्कृतिक विकास। इस काल में तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ साहित्य कला फूला, तिरुपति मंदिर और हम्पी के भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। आर्थिक समृद्धि, विजयनगर व्यापार का बड़ा केंद्र था जहां अरब, पुर्तगाली और फारसी व्यापारियों का आना जाना था। इसके बाद है विजयनगर साम्राज्य का पतन। रक्षात्मक कमजोरियां, साम्राज्य चार मुस्लिम सल्तनतों बीजापुर, गोलकुंड, अहमदाबाद और बरार से घिरा था। तालीकोटा का युद्ध, इन सल्तनतों ने एकजुट होकर विजयनगर की सेना को हराया जिससे राजधानी हम्पी नष्ट हो गई। इसके बाद है अंतिम शासकों की कमजोरी। बाद में शासक कमजोर और प्रशासन में अक्षम थे जिसने राज्य और अधिक कमजोर होता गया। आंतरिक विद्रोह, सेनापतियों और अधिकारियों के बीच सत्ता संघर्ष ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इसके बाद है अथवा करके दिया हुआ है असहयोग आंदोलन का एक तरह का प्रतिरोध कैसा था। असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसा था। ठीक है, तो अथवा करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर 23 नंबर है निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 नंबर के होते हैं, 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं। ठीक है, तो इनका उत्तर देना रहता है आपको। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा, आप देख सकते हैं। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और इसे लूटकर नष्ट कर दिया। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और गुलाम वंश का प्रथम शासक बना। इसके बाद है 1831, इसमें ब्रिटिश सरकार ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर उसे सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया। 1973 ईस्वी में कर्नाटक राज्य का गठन किया गया। इससे पहले इसे मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1814 ईस्वी में नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गोरखा युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, इसके बाद 1617 ईस्वी में जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दी। 1974 में भारत ने राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया। 1955 भारतीय संसद ने हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया। 1989 में विश्व स्तर पर बर्लिन की दीवार गिराई गई जिससे जर्मनी के पुनर्मिलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके बाद 1025, इसमें लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद 24 नंबर है मानचित्र से संबंधित। दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 2 अंक मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वह स्थान जहाँ 1872 में कोका विद्रोह हुआ। ठीक है, ये 5 हैं। ठीक है, आपको 10 अंक मिलेंगे। इसका आंसर देख सकते हैं आप। कोका विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पंजाब में, भायड़ी साहिब पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1857 ईस्वी में मद्रास में, वर्तमान चेन्नई में है। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम प्रयागराज। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगीर बिहार थी। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।